छात्रावास का परिभाषा। छात्रावास के परिभाषा में याद रखना है, आदिम जाति तथा सूचना अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित जो रहेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, आश्रम या छात्रावास बोलेंगे। जैसे प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। पहला छात्रावास का नाम प्री मैट्रिक एंड, प्री मैट्रिक बोलने का मतलब 8वीं से पहले, प्री मैट्रिक 6वीं से 8वीं, और पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक मतलब 9वीं से 12वीं पूरा जाएगा, 9वीं से 12वीं। ठीक है। कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास, दूसरा छात्रावास का प्रकार कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास। और तीसरे छात्रावास का नाम है आश्रम या विशिष्ट, आश्रमशाला बोलो या विशिष्ट संस्थानों के साथ संलग्न छात्रावास। 3 प्रकार का छात्रावास है, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एक, दूसरा बात कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास, और तीसरा है आश्रमशाला एवं विशिष्ट संस्थानों के साथ संलग्न छात्रावास। ये 3 प्रकार के छात्रावास है। छात्रावास क्या है? आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित होता है। 3 प्रकार का होता है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास, या किसी विशेष संस्थाओं के साथ संचालित छात्रावास। 3 प्रकार का ये है छात्रावास। अब छात्रावास में रहेगा कौन? छात्र। छात्रावास में रहेगा कौन? छात्र। इनसे तात्पर्य उन बच्चों से है जो किसी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन करने लायक हों एवं विभाग द्वारा संचालित छात्रावास या आश्रमों में निवास के लिए उन्हें अनुमति प्राप्त हो। छात्र कौन कहलाएगा? ध्यान से सुनना। पहला तो उसको होना चाहिए शासकीय या अशासकीय, चलेगा, प्राइवेट भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त। कैसा होना चाहिए? मान्यता प्राप्त। शासकीय और अशासकीय आएगा। अशासकीय मतलब प्राइवेट ही हुआ, अशासकीय मतलब प्राइवेट। ठीक है। स्थानीय शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय मतलब आसपास का शिक्षण का संस्थान, स्कूल कॉलेज बोल सकते हैं। कॉलेज भी आता है ना, छात्रावास में कॉलेज भी आता है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, जो प्री मैट्रिक हुआ वो मतलब वो 8वीं से पहले देगा, उसके बाद का पोस्ट मैट्रिक पूरा। मैट्रिक माने 10वीं क्या रे? ठीक है, ओके, 10वीं के पहले तक का छात्रावास और 11वीं 12वीं कॉलेज वाला छात्रावास। एक होता है कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों का छात्रावास, और तीसरा छात्रावास विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा संचालित छात्रावास। यहां निवास करता है कौन? स्टूडेंट। या तो वो स्टूडेंट शासकीय स्कूलों में पढ़े या अशासकीय, लेकिन अशासकीय वही होगा जो जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, वो किसके द्वारा मान्यता प्राप्त? तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है। स्थानीय अध्ययनरत कर रहे छात्र बोला जाता है छात्र। शासकीय या अशासकीय मान्यता संस्थानों में या स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ही क्या बोला जाता है? छात्र। लेकिन अगर मान्यता प्राप्त नहीं होगा, पढ़ रहा है, तो वो छात्र नहीं कहलाएगा। इन्हीं को इस हॉस्टल में प्रवेश लेने की अनुमति होगी। ये हो गया छात्रावास, ये हो गया छात्र। अब इन पर इन छात्रों को अनुशासित रूप से रखने के लिए और इस छात्रावास का मैनेजमेंट करने के लिए एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है क्या? अधीक्षक। आप पेपर किसका दे रहे हो? छात्रावास अधीक्षक वर्ग डी। ए बी सी का नहीं दे रहे हो, अ का नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो पेपर किसका? डी का। ये भी ध्यान देना, अभी समझाऊंगा डी का मतलब। अभी यहां जा। अधीक्षक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो एक छात्रावास व्यवस्था मैनेजमेंट सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए। हॉस्टल के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा कौन? सक्षम प्राधिकारी। अपने से नहीं चल देगा कोई, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। ठीक है। एडिशनल सचिव वचिव सब मैं बताऊंगा अभी तेरे, कौन डायरेक्टर आएगा। डायरेक्टर कौन सा? आदिम जाति कल्याण विभाग का। ठीक है। कहीं कहीं ज्वाइंट डायरेक्टर आएगा।
तो उस सक्षम अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया हो, तब वो क्या कहलाएगा? अधीक्षक। अधीक्षक का काम है छात्रावास का मैनेजमेंट संभालना, उसको कंट्रोल करना, वहां पर समन्वय बना के रखना, लेकिन वो किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। तीन परिभाषाएं, कोई समस्या? छात्रावास, छात्र और अधीक्षक, ये परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं जानना आपको। बस इसी में से पूछ देगा छात्र किसको कहेंगे, छात्रावास क्या होता है, अधीक्षक क्या होता है। तो अधीक्षक छात्रावास का क्या करने के लिए आता है बेटा? मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको संचालन करने के लिए, वहां की छात्रावास में व्यवस्था स्थापित करने के लिए, किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा। सक्षम मतलब हर कोई नहीं कर देगा, किसी विशेष व्यक्ति के पास वो पावर होगा कि उसको क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है, उसे नियुक्त किया जा सके, तब वो क्या कहलाएगा? अधीक्षक। तीन परिभाषाएं। चलिए अब मैं बता रहा हूं श्रेणियां, क्लास। छात्रावास की श्रेणी, इसकी दो श्रेणियां हैं, ठीक है। कितनी श्रेणियां हैं? दो श्रेणियां, एसटी छात्रावास, एससी छात्रावास, ओबीसी छात्रावास। एसटी, एससी और ओबीसी, और इन तीनों को छोड़ करके अन्य छात्रावास। कोई समस्या? अनुसूचित जाति छात्रावास, अनुसूचित, देखो अनुसूचित जनजाति है वो एसटी, ये है शेड्यूल्ड। अनुसूचित जाति छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, ये हो गया अ ब स। एसटी के बाद एससी, एससी के बाद ओबीसी, तो पूछ लेगा श्रेणी अ में एसटी, श्रेणी ब में, श्रेणी स में ओबीसी, ये तीन छात्रावास हो गए। और चौथा छात्रावास है वे छात्रावास जो अ ब स के अंतर्गत नहीं आते। अ ब स के अंतर्गत नहीं आते मतलब इसी को बोल दिया अन्य, इसी को क्या बोल दिया? अन्य। और ये यही परीक्षा देना है आपको, अन्य। आप कौन से लेवल का दे रहे हो? द अन्य। एससी, एसटी, ओबीसी, ए बी सी, अ ब स, ओके। ये चार प्रकार के आपके पास छात्रावास हैं। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक मतलब पहले से फिक्स है किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, और एक है अन्य, ठीक है। अब ऐसा के छात्रावास के प्रवेश हेतु, अच्छा देखिए, अगर यहां पर प्रवेश चाहिए, यहां पर प्रवेश करना है, तो ये एसटी के लोगों के लिए 90% सीट आरक्षित रहेगा, एससी वाले में 90% सीट एससी के लिए आरक्षित रहेगा, एसटी वाले मतलब ओबीसी वाले के लिए 90% सीट वहां पर किसके लिए आरक्षित रहेगा? ओबीसी वाले के लिए। पहला बात, यही क्वेश्चन आएगा, पहले से भी बताते जा रहा हूं कहां कहां पर क्वेश्चन पूछने का संभावना है। मतलब श्रेणी ए क्लास का जो छात्रावास होगा एसटी वाला, वहां पर एसटी का परसेंटेज होगा 90, क्या होगा? 90। और जो बच गया 10%, शेष 10%, ठीक है, सामान्य श्रेणी के। अब इसमें 10% जो शेष 10% सीट्स के विरुद्ध यथास्थित कोई वो एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के विकलांग, गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की पात्रता होगी। 90% तो एसटी हो गया सीधा सीधा, ठीक है। हो सकता है 100% भी हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई कम्युनिटी है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो 100% भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम कितना देगा? तब वो एसटी छात्रावास कहलाएगा। एससी है तो 90% क्या होगा वहां पर? एससी छात्रावास होगा, तब वो एससी छात्रावास कहलाएगा। ओके, ओबीसी है तो 90% क्या होगा वहां पर? ओबीसी हो। 100% हो सकता है, कोई दूसरी कम्युनिटी में कुछ कोई है ही नहीं, तो 100 का 100% हो सकता है। इसके अलावा वहां पर गरीबी रेखा के नीचे काम करने वाले विकलांग भी हो सकते हैं, सामान्य श्रेणी का 10% हो सकता है, किसी का भी हो सकता है 10%, लेकिन 90% तो ऑलरेडी रिजर्व रहेगा उसी वर्ग के लिए। लेकिन श्रेणी क्लास डी में, कहां पर? क्लास डी में छात्रावास में प्रवेश उन नियमों के आधार पर दिया जाएगा। तो यहां के लिए कानून बनाने का अधिकार संचालक या आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को होगा। डायरेक्टर ऑफ
आदिम जाति कल्याण विभाग, डायरेक्टर बैठेगा, संचालक, ठीक है। ये बैठेगा डायरेक्टोरेट में। इंद्रावती भवन का नाम है डायरेक्टोरेट, डायरेक्टर बैठते हैं। जितने डिपार्टमेंट होते हैं हर विभाग का डायरेक्ट बैठेगा इंद्रावती भवन में। और हर एक विभाग का मंत्री बैठेगा कहां पर, महानदी भवन में, वो मंत्रालय है। नवा रायपुर जाओगे तो दो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, एक का नाम है मंत्रालय, एक का नाम है सचिवालय, सॉरी मंत्रालय सचिवालय एक है, एक का नाम क्या है, संचनालय। डायरेक्टर बैठेंगे वहां, संचनालय डायरेक्टर। तो क्या बोल रहा हूं मैं, संचालक या आयुक्त, ठीक है, एडिशनल संचालक, आयुक्त। आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसार आवश्यकता निर्देश पे समय समय पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कितना परसेंट किसको देना है, कितना देना है, नहीं देना है, ये सारा चीज डिपेंड करेगा संचालक या आयुक्त। संचालक हो चाहे आयुक्त हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर, कौन से विभाग का, आदिम, ये समय समय पर वहां के लिए क्या बना लेगा, नियम कानून। लेकिन इन तीनों का पहले से फिक्स है। अगर एसटी छात्रावास है तो 90% एसटी, एससी है तो 90% एससी, और ओबीसी है तो 90% ओबीसी, ठीक है। उपरोक्त प्रवेश संबंधी नियमों में परिवर्तन या उनसे शिथिल करने का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग। अगर मान लीजिए किसी नियम कानून में चेंज करना है तो छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, जिसको अपन क्या बोलते हैं एक साथ, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, ठीक है, ट्राइब एंड शेड्यूल्ड, ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास छत्तीसगढ़ शासन चाहेगी तो इस पे समय समय पर क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है प्रवेश संबंधी नियमों पे, ठीक है। अब छात्रावास प्रवेश समिति, छात्रावास प्रवेश समिति दो प्रकार का होगा, ध्यान से सुनना। एक होगा अनुसूचित ब्लॉक, अनुसूचित विकास खंड, ये क्या है बेटा, अनुसूचित विकास खंड। अब दूसरा देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, समितियां, छात्रावास समितियां। एक होगा क्या, अनुसूचित विकास खंड समिति, और याद रखना है अनुसूचित विकास या जिला स्तरीय या शेष समिति। चलिए छत्तीसगढ़ आके आप किस जिले में रहते हैं, दुर्ग जिले में, एक आध विकास खंड का नाम बता पाओगे, पता है, पाटन, और बताओ एक आध विकास खंड का नाम, धमधा, ठीक है, और खुद दुर्ग, ठीक है, दुर्ग होगा क्या है। तहसील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विकास खंड का बात कर रहा हूं, ब्लॉक का बात कर रहा हूं। तहसील अलग है, विकास खंड अलग है। छत्तीसगढ़ पढ़ाते समय सबसे पहले तो यही पढ़ाता हूं, तहसील अलग है, विकास खंड अलग है। भिलाई 3 तहसील है, विकास खंड नहीं है। तहसील है विकास खंड, बोरी तहसील है, विकास खंड नहीं है। ब्लॉक विकास खंड, जहां विकास का काम होगा। तो आदिवासी विकास खंड, आदिवासी विकास खंड छत्तीसगढ़ में कितने हैं, कौन बताएगा, एक को पता है बस, तेरे को भी पता है, बता। 145 नहीं, 85, 85। आदिवासी की बात, मैं टोटल विकास खंडों की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आदिवासी विकास खंड की संख्या छत्तीसगढ़ में 85, ठीक है ना। जहां ये शेड्यूल्ड ब्लॉक्स हैं, हमारा पाटन एक ब्लॉक है, पाटन क्या है, एक ब्लॉक है वही, लेकिन ये अनुसूचित ब्लॉक नहीं है। लेकिन मैं बोला कोंडा गांव अनुसूचित विकास खंड, नारायणपुर अनुसूचित विकास खंड, ओरछा अनुसूचित विकास खंड, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये अनुसूचित विकास खंड एक पहला होगा, और अनुसूचित विकास खंड को छोड़कर शेष विकास खंड, दो प्रकार की समिति होगी। समिति कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। पहला बोलता है आदिवासी विकास खंडों में संचालित छात्रावास, दूसरा आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित अन्य छात्रावास, जिसमें आप बोल सकते हो एवं जिला मुख्यालय स्थित संस्थाओं के लिए केवल 85 विकास खंड को छोड़कर,
बाकी के लिए ये नियम काम करेगा। ये आपको पूछेगा, मैं एकदम उसका गारंटी दे रहा हूं कि इस विकास खंड में, अच्छा इनका काम क्या होता है, दोनों विकास खंड का एक ही काम है, चाहे वो आदिवासी विकास खंड से संबंधित छात्रावास हो, चाहे आदिवासी विकास खंड को छोड़कर अन्य छात्रावास हो, दोनों छात्रावास में इस समिति का एक काम है। पहला काम है छात्रावास का पर्यवेक्षण, इंग्लिश में भेजा हूं पर्यवेक्षण, मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है, मैनेजर। पर्यवेक्षक का क्या मतलब होता है, मैनेजर। और मैनेजर क्या करेगा, पर्यवेक्षण का काम, मैनेजमेंट का काम। दूसरा काम है नियंत्रण, कंट्रोलिंग का काम है। समिति का काम बता रहा हूं, समिति का पहला काम क्या होगा, मैनेजमेंट करना। समिति का पहला काम मैनेजमेंट करना, ठीक है। हॉस्टल का मैनेजमेंट, हॉस्टल का नियंत्रण, हॉस्टल का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यही समिति का काम है। आपस में समन्वय बना के रखना, कोऑर्डिनेशन, आपस में उनको नियंत्रित करके रखना। और तीसरा काम है वहां का क्या करके रखना, पर्यवेक्षण। इसी को क्या बोलते हैं अपन, मैनेजमेंट, मैनेजर। क्या बोलते हैं इसी को, मैनेजर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये इसके 4 सदस्य, एकदम स्पष्ट याद रखने में 4 सदस्य होंगे। कौन सी समिति में, आदिवासी विकास खंड संचालित छात्रावास, आदिवासी खंड के द्वारा जो संचालित छात्रावास है उसमें 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष 3 सदस्य। एक अध्यक्ष, घर में जाके याद करूंगा बोलेगा उसे कभी याद नहीं होगा, यही याद हुआ वो उसको याद हो जाएगा। एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 3 सदस्य। ये जो छात्रावास है ये होगा केवल एसटी और एससी, तब इसके साथ लगा है क्या, आदिवासी विकास खंड। केवल एससी और एसटी के लिए वे विकास खंड होते हैं, ठीक है। ओबीसी नहीं आता इसमें, आदिवासी विकास खंड में कौन नहीं आता, ओबीसी, केवल ये एससी और एसटी के लिए है, तो इसमें याद रखना है। अब देखो मैं विकास खंड बोल रहा हूं, विकास खंड मतलब होगा, देखो ध्यान से, जनपद पंचायत, जनपद बोलते थे विकास खंड को, क्या बोलते हैं, जनपद, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। तो जनपद पंचायत चुनाव होगा, मान लो की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होगा। जनपद पंचायत का बोल रहा हूं मैं, किसका बात कर रहा हूं, जनपद, जनपद पंचायत का, ठीक है। ये देखो जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। मैं भी इधर मत ध्यान लगाओ, मैं जनपद पंचायत की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक जिले में कई जनपद पंचायत होते हैं, तो इस जनपद पंचायत का, ठीक है, जो जहां पर वो हॉस्टल पड़ रहा है, उस जनपद पंचायत का जो क्या होगा, शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। और हमेशा याद रखना जनपद पंचायत में शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष। सामान्य प्रशासन विभाग कौन रखेगा, अध्यक्ष। पंचायती राज जब पढ़ाता हूं ना, कूद कूद के पढ़ाता हूं इन चीजों को। जनपद पंचायत में एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और बाकी होंगे सदस्य। जनपद पंचायत में सारे सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, सारे सदस्यों का, लेकिन इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। ये पार्षदी होते हैं, समझ लीजिए, वार्ड मेंबर। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कैसे चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन याद रखना इसका जो उपाध्यक्ष होगा, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। 5-6 ठो समिति बनती है, मोहल्ला समिति, ये समिति, साफ सफाई समिति, ये प्रकाश प्लान डेगान, कई प्रकार का समिति बनेगा, ठीक है। कृषि समिति, ये समिति, सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन हमेशा अध्यक्ष रखेगा। सामान्य प्रशासन को कौन रखता है, हमेशा अध्यक्ष। और सामान्य प्रशासन और शिक्षा हमेशा किसके पास होगा, उपाध्यक्ष। तो जो भी जनपद पंचायत के शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, और शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जनपद का उपाध्यक्ष। जनपद का उपाध्यक्ष क्या होगा, इस समिति का अध्यक्ष होगा। सीधा लिखना, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा। कौन से समिति का, छात्रावास प्रवेश समिति, आदिवासी विकास खंडों में छात्रावास प्रवेश समिति। आदिवासी विकास खंडों में जो समिति बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। कौन होगा, ये मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा।
अब बात करते हैं 3 सदस्य का। तो एक होता है, देखो, एक होता है कौन, बीईओ। ये एक एजुकेशन ऑफिसर होता है, किसी लेवल का, ब्लॉक लेवल का, इसीलिए नाम है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, एक सदस्य। ठीक है। विकास खंड मुख्यालय में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य। अगर उस विकास खंड में कई सारे स्कूल हैं, उसमें से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक का, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतलब 12वीं तक के स्कूलों में कोई भी एक वरिष्ठतम प्राचार्य, सीनियर प्रिंसिपल, उस विकास खंड में संचालित किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का एक प्राचार्य सदस्य होगा, एक बीईओ होगा। अध्यक्ष कौन होगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। और एक क्षेत्रीय विधायक का प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि होता है, सांसद प्रतिनिधि होता है, मतलब उस एरिया में मेरा वो प्रतिनिधि कर रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा वहां पर, लेकिन उस एरिया के लिए वो मेरा प्रतिनिधि होता है, इसी को बोलते हैं विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। ठीक है। तो ये क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिनिधि, या क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर गया, एक सदस्य हो गया। ये हो गए 3 सदस्य, एक अध्यक्ष। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। 3 सदस्य, एक है बीईओ, एक कौन है, बीईओ, एक अध्यक्ष, मतलब एक सदस्य हो गया। दूसरा, उस आसपास एरिया का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोई भी वरिष्ठ प्रिंसिपल, वरिष्ठ प्रिंसिपल मतलब कल प्रिंसिपल बना आज नहीं बन जाएगा, वरिष्ठ मतलब कुछ समय हो गया उसको, एक्सपीरियंस के आधार पर वरिष्ठ होना चाहिए। किसके आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर वरिष्ठ होना चाहिए। दूसरा वो हो गया। और तीसरा व्यक्ति याद रखना है क्या, विधायक प्रति, उस एरिया का, उस एरिया का विधायक प्रतिनिधि। ये 3 सदस्य, कितने सदस्य, 3 सदस्य। ओके, चलें आगे। अब इधर बात करते हैं आदि विकास खंड से बाहर स्थित छात्रावास। ऐसे छात्रावास जो शेड्यूल्ड एरिया या मतलब शेड्यूल्ड आपके ब्लॉक में नहीं आते, उनके छात्रावास समिति में एवं जिला स्थित संस्थानों के लिए निम्न सदस्यों में एक छात्रावास समिति का गठन किया जाता है। तो यह समिति बनता है जिला मुख्यालय में। तेरे काम का नहीं है, आजा इधर देख, वो इसका भी वही काम है, पर्यवेक्षण करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, कंट्रोल करना, नियंत्रण, इसका भी वही काम है। इसका एक अध्यक्ष होगा। कितना अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, और इसके 5 सदस्य होते हैं। उसमें एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, मतलब आदिवासी विकास खंड के बाहर गठित समिति। पहला, इसमें होगा एक अध्यक्ष, हर एक समिति का क्या होता है, एक अध्यक्ष। जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि। अगर जिला कलेक्टर खुद नहीं करना चाहेगा, पहले तो अध्यक्ष जिला कलेक्टर, सीधा बात खत्म। उस जिले का कलेक्टर, क्योंकि गठन हो रहा है जिला मुख्यालय में, और जिला मुख्यालय में कौन मिलेगा, जिले का मेन बॉस, जिले का बॉस कलेक्टर। तो पहला बात तो याद रखना है, जिला कलेक्टर, और या जिला कलेक्टर पास इतना काम है कि वो क्या कर सकता है, उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन पीछे क्या था, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष क्या बन जा रहा है, उस समिति का अध्यक्ष होगा। चलिए, ये होगा, देखो डीईओ, वहां बीईओ था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यहां होगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ होगा। ठीक है। जिला कलेक्टर द्वारा चयनित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक एक विधायक, उस जिले में कई सारे, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं बस्तर जिला का, तो बस्तर जिला में कई सारे विधायक होंगे एससी एसटी के, उसमें से एक एससी और एक एसटी का चुनाव करेगा कौन, कलेक्टर। एक एससी का एक एसटी का है तो, और आदिवासी विकास खंड में तो मिलेगा ही, आदिवासी विकास खंड में तो वही मिलेगा।
है ना भैया। और लेकिन आदिवासी में को तो हो गया उद्धार, अब इधर सामान्य तरफ कैसे करें? तो ये दो सदस्य बैठा के रखेगा कलेक्टर, किसका? एक एससी का और एक एसटी का। वो विधायक करे, विधायक, एससी एसटी के विधायक, एक एक विधायक सदस्य होंगे, क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो एससी का एक, एसटी का एक, हो गया दो। इससे पहले बताया डीईओ, कितना हो गया? तीन। जिला शिक्षा अधिकारी, ये तो हो गया ना डीईओ। अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला पंचायत, अच्छा शिक्षा समिति का अध्यक्ष जनपद पंचायत का जो, सॉरी जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा, ध्यान से सुनना, जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा वहां के शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, उसको यहां पर सदस्य बना रहे हैं। उसको यहां क्या बना रहे हैं? सदस्य। ध्यान से सुनना बेटा, वहां पर जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष सीधा अध्यक्ष बन जा रहा है, लेकिन यहां पर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष को क्या बना रहे हैं? सदस्य। लेकिन ये जिला पंचायत वाला, ये जनपद जिला पंचायत का है, वो जनपद पंचायत का था, क्योंकि अध्यक्ष या तो कलेक्टर होगा या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, अध्यक्ष ये होगा, बाकी सब सदस्य हैं। और एक आ जाओ सहायक आयुक्त, एडिशनल डायरेक्टर आदिवासी विकास, सहायक आयुक्त, ये सब सदस्य होंगे ऑटोमेटिक। अपना एक आयुक्त होगा, क्या होगा? एक आयुक्त। कमिश्नर, आयुक्त मतलब कमिश्नर, आयुक्त मतलब कमिश्नर। सहायक, एडिशनल कमिश्नर, कौन से विभाग का? शेड्यूल्ड डेवलपमेंट का या ट्राइबल डेवलपमेंट का। एक क्या होगा? एडिशनल डायरेक्टर, सॉरी एडिशनल आयुक्त मतलब कमिश्नर। आयुक्त माने क्या होता है? कमिश्नर। ये पांच सदस्य, एक एससी एसटी का विधायक, एक एक, एक हो गया डीईओ। जिला पंचायत उपाध्यक्ष, चार सदस्य हो गए, और पांचवा ये रहा सहायक आयुक्त, कहाँ का? आदिवासी विकास विभाग का। ये पांच, उधर एक तीन, इधर एक पांच, उधर एक तीन, इधर एक पांच, ये सदस्य हैं। अच्छा, ये सदस्य काहे के सदस्य हैं? एक समिति बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक समिति। कौन सी समिति? कौन सी समिति? ये समिति ये है समिति आदिवासी विकास खंडों से के द्वारा संचालित समिति, और आदिवासी विकास खंड से बाहर के लिए समिति, ठीक है। और यही, अच्छा ये समिति प्रवेश संबंधी नियम भी तो यही बनाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट करना इसी का काम है, कंट्रोल करना इसी का काम है। इसका भाषा नहीं समझ पे आएगा तेरे। प्रवेश की प्रक्रिया, मेरे को अब हॉस्टल में प्रवेश लेना है। कहां पर प्रवेश लेना है? हॉस्टल में प्रवेश लेना है। ये हॉस्टल है, मेरे को यहाँ प्रवेश चाहिए। तेरे तेरे बोलने से तेरे प्रवेश नहीं मिल जाएगा। इस प्रवेश, यहाँ पर प्रवेश करने का एक फिक्स डेट होगा कि जब तेरा मन होगा तब आ जा। इसका एक फिक्स डेट होगा। ये डेट कौन डिसाइड करेगा? देखो, प्रतिवर्ष शिक्षण सत्र आरंभ होने की तिथि से ही छात्रावास की छात्रावास भी क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। और शिक्षण सत्र वर्ष अपन जुलाई उलाई को मानते हैं, या तो आजकल पहले चालू कर देता है, मार्च वार्च में ही चालू हो जाता है स्कूल। तो शिक्षण सत्र, जब जब शिक्षण सत्र चलेगा उस समय से अपन क्या मानते हैं? यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ मानते हैं। छात्रावास प्रवेश पाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉस्टल में किस तारीख से प्रवेश प्रारंभ होगा, इसका डेट डिसाइड करेगा एडिशनल कमिश्नर। कौन कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, सहायक मतलब ये एडिशनल ही होता है, सहायक मतलब एडिशनल, और आयुक्त तो मतलब कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर इस डेट को डिसाइड करेगा। छात्रावास या आश्रमों में स्थान रिक्त होने की स्थिति में विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर सहायक आयुक्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, अभी भी वही है, आयुक्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास प्रवेश की अनुमति जारी कर सकता है। मान लीजिए लास्ट डेट था 15 तारीख को, और किसी बच्चे का फॉर्म जमा नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चा लेकिन छात्रावास उसको चाहिए ही चाहिए वरना पढ़ाई रुक जाएगा, तो वो जाएगा किसके पास? एडिशनल कमिश्नर के पास। किसके पास जाएगा? सहायक आयुक्त या विकास खंड शिक्षा अधिकारी। ये कौन होता है? डीईओ।
कौन होता है ये? डीईओ। इसके पास जाएगा, ठीक है, और चाहेगा तो अनुमति जारी करा सकेगा। भाई मेरे को जरूरत है, डीओ लिख के देगा, तो उसको अपन कहाँ दे देंगे? एडमिशन हॉस्टल में। नवीनीकरण हेतु, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरा फ्रेश एडमिशन हो सकता है मैं पिछले बार 6वीं कक्षा में था, ठीक है, पास हो गया, तो 7वीं में जाने के लिए मेरे हॉस्टल में रहना चाहता हूं, तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा? नवीनीकरण। क्या कराना पड़ेगा? नवीनीकरण। तो नवीनीकरण कराने के लिए आपको कोई ऐसा विशेष प्रकार का फॉर्म भरने का जरूरत नहीं होता, केवल एक सादे कागज में आपको एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन एक तो फोटो कॉपी लगेगा, पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हुआ था कि नहीं हुआ था। फेल हो जाएगा तो हॉस्टल से तेरे को भगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं तू फेल होते रहा, हॉस्टल में रहा, बढ़िया खाना खा, भगा दिया जाएगा आपको हॉस्टल से। तो हॉस्टल में अगले साल प्रवेश पाने के लिए आपको पास होना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? पास होना जरूरी है, ठीक है। नवीनीकरण के लिए एक सादे कागज में एप्लीकेशन दीजिए, छात्र में क्या लगाना है? पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों को किसी स्थानीय शिक्षण संस्थान में प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा। किसी, अच्छा, छात्रावास में अगर एडमिशन चाहिए तो आसपास संचालित किसी सरकारी स्कूल कॉलेज में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए। पता चल रहा है ब्याह कर डाला है और कहाँ रह रहा है? हॉस्टल में। अरे भैया छात्र होना जरूरी है, और शिक्षण संस्थानों में होगा तभी ना वो छात्र होगा। तो आसपास के शिक्षण संस्थानों में उसको क्या करना जरूरी है? अध्ययन, तभी उसको प्रवेश मिलेगा। छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण सत्र 1 साल के लिए मिलेगा, और अगले साल लेना पड़ेगा तो तेरे को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। या तो छोड़ दे, या तो हो सकता है हम ही भगा दें। अपना तो खराब है, पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है, समझ में आ रहा है? अरे होता है ना भैया, उदंग बच्चे होते ही नहीं होते हर जगह। हाँ, जिसका जिसका उस जितना नाम हुआ, जो जितना बदनाम हुआ, तो हर कोई नाम कमा के ही नाम नहीं बनाता, कोई बदनाम लोग भी जब बहुत नाम कमाते हैं, ठीक है। हाँ, नवीनीकरण छात्रावास अधीक्षक स्वतः कर सकेगा, जिसका औपचारिक अनुमोदन सहायक वो खुद कर लेता है। हॉस्टल वार्डन नवीनीकरण को खुद करता है। छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब पहली बार तुम प्रवेश लोगे तो बकायदा फॉर्म आएगा 2 पन्ने का, एक एक उसमें फिलअप करना पड़ेगा आपको, एक एक चीजें। साथ साथ आपको वहां पर निवास प्रमाण पत्र, जाति, भैया तू एसटी वाले हॉस्टल में जा रहा है तो जाति प्रमाण पत्र जमा करेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हो सकता है कुछ जगह मांगेगा आय प्रमाण पत्र। दूसरा याद ना, दूरी प्रमाण पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या प्रमाण पत्र? दूरी इंपॉर्टेंट। तेरा ये घर है, बाजू में तेरा घर है, ये हॉस्टल है, ठीक है, और तेरे हॉस्टल में रहना है भैया, ये वो सामने काले, और कहाँ पड़ता है? वो पुलिस थाना के पास स्कूल में। तो तू इस सीट को क्यों खराब कर रहा है भैया? तू नहीं आएगा तो कोई दूर व्यक्ति। स्कूल के केस में 3 किलोमीटर, जो बातें बोल रहा हूँ वही आएगा क्वेश्चन। स्कूल के केस में तो आस पास, अगर तेरे घर के आस पास स्कूल, तेरे रेडियस से, ये यहाँ से ये तेरा घर है, इसके रेडियस से 3 किलोमीटर, इन केस ऑफ स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी तक अगर कोई भी स्कूल नहीं है, इस रेडियस के भीतर एक भी स्कूल नहीं है, इसके इतने के भीतर तेरे घर के आसपास 3 किलोमीटर एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है, स्कूल के केस में, किसके केस में? स्कूल के केस में, ठीक है, तब आपको छात्रावास में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा बात, अगर ये कॉलेज का केस है, यही केस किसका है? कॉलेज का है, तो याद रखना है लड़कों के लिए, लड़कों का कॉलेज उनके घर से 8 किलोमीटर के रेडियस से दूर होगा, और लड़कियों के केस में 5 किलोमीटर, लड़की के केस में 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा तब उनको छात्रावास की अनुमति मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। स्कूल के केस में 3 किलोमीटर तक स्कूल ही नहीं है, तब आपको छात्रावास के लिए एलिजिबल माना जाएगा। कॉलेज वॉलेज के केस में, ठीक है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर से दूर, और लड़कियों के केस में
3 किलोमीटर से दूर रहेगा तो उनको छात्रावास में प्रवेश का अनुमति मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूरी प्रमाण पत्र बता दिया, पिछले साल का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। ये सब एकदम एक्चुअल फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र सारे के साथ सबका फोटोकॉपी लगाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ध्यान से देखना, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर के छात्रावास आश्रमों को छोड़कर ऐसे हॉस्टल्स जो के किस लेवल पर हैं, संभाग, जिला एवं तहसील, ठीक है, स्तर के छात्रावासों को छोड़कर कक्षा 6वीं से नीचे के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात लिखा है, क्या, संभाग, डिवीजन, जिला और तहसील स्तर के छात्रावास या आश्रम को छोड़ करके 6वीं से नीचे किसी भी बच्चे के लिए, 6वीं से भाई, एक संभाग बोलने का मतलब देखिए, संभाग का एक मुख्यालय होगा, वो उसका हर एक संभाग का एक मुख्यालय होगा। जैसे बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर, तो उस संभाग का मुख्यालय, हर एक संभाग का मुख्यालय कोई जरूरी नहीं हो कि जिला मुख्यालय हो, है ना भैया, तो उसका मुख्यालय, जिला और तहसील, तहसील का हेडक्वार्टर तहसील, इनको छोड़ करके नीचे के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 6वीं से ऊपर ही रहेंगे तो इनको क्या दिया जाएगा, इनको छोड़कर बोल रहा हूं, इनको छोड़कर, शेष शेष में। लेकिन स्तर की बालिकाओं को तहसील एवं तहसील स्तर के नीचे कन्या छात्रावास में जा सकेगा। लेकिन लड़कियों के केस में, लड़कियों के केस में प्राथमिक शिक्षा मतलब पहली से पांचवी, पहली से पांचवी में भी उनको क्या दिया जा करेगा, लड़कियों के केस में, लड़कियों के केस में, ठीक है, उच्च श्रेणी की बालिकाओं को निम्न श्रेणी की अपेक्षा प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगा। हालांकि ये बना तो 6वीं के बाद के लड़कियों के लिए था, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब सीट अगर खाली है, 2 सीट है और एक लड़की आ रही 6वीं वाली, एक लड़की आ रही 9वीं वाली, तो उनको पहले प्राथमिकता देंगे प्राइमरी वाले की अपेक्षा, प्राथमिकता के केस में। लेकिन जगह खाली है तो छात्रावास में प्राइमरी की भी लड़कियों को क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। लेकिन लड़कों के केस में कम से कम उस लड़के को कितना पास होना, कौन से क्लास में मिलेगा हॉस्टल, 6वीं क्लास में। अरे भैया, हॉस्टल के लायक भी तो बनना पड़ेगा। पता चल रहा पहली वाले को, लड़के को एडमिशन करा दिया, हॉस्टल दे दिए और रोज अपने बिस्तर में कोई गंदा कर दे रहा है, और कौन साफ कर रहा है, हॉस्टल वार्डन। तो कम से कम बच्चा जानने समझने अपने कामों को करने लायक होगा, तब तो हॉस्टल देगा ना किसी को, कि ऐसी दे देगा। इसलिए 6वीं के, 5वीं के बाद, 5वीं के बाद, ठीक है। तहसील एवं तहसील स्तर के नीचे छात्रावासों में के छात्रों को प्रवेश देने के लिए विभाग अध्यक्ष की पूर्वानुमति होगी। ध्यान से सुनना, तहसील एवं तहसील स्तर के नीचे छात्रावासों में प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रवेश देने हेतु विभागाध्यक्ष की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। अगर विभाग अध्यक्ष का पूर्वानुमति ले रहे हो, ठीक है, तो आप लड़कों को भी एडमिशन दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगा उस विभाग के अध्यक्ष से। नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा लड़कों को 6वीं के नीचे, बालिकाओं को प्राइमरी से मिल सकता है, लेकिन तब मिलेगा जब वहां पर सीट खाली हो, जब वहां पर सीट खाली हो। ये इसका भाषा है, समझ में आ रहा है। प्रवेश के मानदंड, नवीनीकृत छात्रों को प्रवेश उपरांत, नवीनीकृत मतलब रीअपॉइंटमेंट, मतलब छात्रावास फिर से नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब बस नवीनीकरण कराना है आपको, मतलब रिन्यूअल। इसके लिए वर्ड क्या होगा, रिन्यूअल। भाई आपका जैसे हर साल आपका जैसे कोई भी गाड़ी खरीदे होगा तो उसका हर साल क्या करवाते हो तुम, इंश्योरेंस, फिर खत्म होने से पहले क्या करा लेते हो, रिन्यूअल, बस वही है। तो नवीनीकृत छात्रों को प्रवेश उपरांत छात्रावास आश्रमों में
रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा। अगर प्रवेश देना है छात्रों को तो ये किसको प्राथमिकता दोगे? पहला, अबे तू नहीं समझेगा, कंडिका 6 की श्रेणी देखो, अ, ब और स अंतर्गत ऐसे प्री मैट्रिक छात्रावास संचालित न हो, उसमें नवीनीकरण पश्चात नवीन प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों में % सीट्स कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए आरक्षित रहेगा। रिन्यूअल हो रहा है बच्चे का, 10वीं से बच्चा 11वीं जा रहा है या 11वीं से 12वीं जा रहा है, वो तो रिन्यूअल कराएगा ना, उनके लिए कितना % सीट आरक्षित हो जाएगा? 50%। ठीक, उन्हीं को प्राथमिकता होगी। तथा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के आवेदन उपलब्ध न स्थिति में कक्षा 6वीं 8वीं के विद्यार्थियों को आवेदन पर विचार किया जाएगा। अब देखो, मान लीजिए 11वीं 12वीं पहले प्राथमिकता दे दिए, 50% भर गया, इसके बाद 11वीं 12वीं के बाद 9वीं 10वीं का बारी आएगा। किसका बारी आएगा? 9वीं 10वीं का आवेदन नहीं आया, 9वीं 10वीं में रीएडमिशन के लिए आवेदन कम आया। ऐसे स्थिति में किनको प्राथमिकता मिलेगा? 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को आवेदन पर प्रवेश करने का विचार किया जाएगा। सबसे पहले इनको कंडीशन रहेगा किसका? लेकिन अब अंतर्गत ऐसे प्री मैट्रिक छात्रावास संचालित न हो, उनमें नवीनीकरण के पश्चात प्रवेश रिक्त स्थानों में से, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? श्रेणी द का, श्रेणी द का, श्रेणी द का। छात्रावास आश्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों के प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जिसका निवास से 3 किलोमीटर की परिधि से दूर उच्चतर माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला और संचालित न हो। स्कूल के केस में 3 किलोमीटर, स्कूल के केस में किसी का घर 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो उसको सही में जरूरत है छात्रावास का। स्कूल का बच्चा है, 6वीं बच्चा कहीं से कहां चल देगा? ठीक है, ऐसा है। लेकिन महाविद्यालय में केस होगा लड़कों के लिए 8 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर, कॉलेज के केस पे। छात्र में निवास के निर्धारित दूरी पर साल, अच्छा वो जो निवास जो आप लाओगे दूरी प्रमाण पत्र, वो क्या रहता है? संबंधित ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच द्वारा जारी किया जाएगा, जिसका भौतिक सत्यापन करेगा हॉस्टल वार्डन कि वो सही में 3 किलोमीटर दूरी पर वाला है कि ये फर्जी बना के ला दिया। पंच बोले मेरे का अगले बार फिर पंच बनना, ले भैया तू बाजूच में लिख के दे दिया। इसका सत्यापन कौन करेगा? हॉस्टल वार्डन। ठीक है। गत वर्ष का परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण होने की स्थिति में ही छात्रावास में पूर्व निवासरत छात्रों को रीएडमिशन दिया जाएगा या उनका रिन्यूअल होगा, फेल वालों का नहीं होगा। लेकिन अगर वो फेल निम्न आधारों पर होता है तो भी उसको छात्रावास में अनुमति दिया जा सकता है। ठीक है, देखो, गत वर्ष में प्रवेशित छात्रों को विभिन्न आधारों पर प्रवेश की आज्ञा प्राप्त ना हो सकेगा, मतलब कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रावास में एडमिशन नहीं मिलेगा। कैसे छात्रावास? जो पिछले साल फेल हो गए, एक। दूसरा, साला या छात्रावास में 75% तक अब्सेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा, किनको छात्रावास में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे ही सब प्रश्न बनेंगे और आपको स्टेटमेंट आधारित प्रश्न ही मिलेंगे जो थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन दे, पहला ऑप्शन क्या देगा? पिछले साल परीक्षा परिणाम में क्या रहा है? फेल हो गए हो, लास्ट ईयर एग्जाम में क्या हो गए? फेल हो गए। फिर क्या बोल रहा है? या तो आप साला में, साला मतलब स्कूल में या कॉलेज में या हॉस्टल में आपका अटेंडेंस कितना % से कम हो? 75% से कम होगा तो भी उसका रिन्यूअल नहीं होगा। ठीक है। आचरण उत्तम ना हो, बैड बिहेवियर का बच्चा है, ठीक है, सीधा मुंह बातें ही नहीं करता है, चाहे कोई भी रहे, कहाँ उसको एडमिशन देगा? एक बार तो देख गलती कर डाले दादा, और कौन देगा यहाँ भयंकर लड़का को? ठीक है, तो ऐसे बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ओके। दूसरा देखिए,
अन्य आचरण, अच्छा, और अगर कोई तेरे को इसके सिवा और कोई नया चीज इंक्लूड करना है तो इस नया कोई नियम कानून इंक्लूड करने का अधिकारी किसके पास है? जिले के एडिशनल कमिश्नर, आदिवासी विकास खंड। और कोई एक आध नियम जोड़ सकता है, फलाना फलाना करेगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तथापि ऐसे कारणों से जो छात्र के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन अगर कारण ऐसा था कि उस स्टूडेंट के कंट्रोल से बाहर था, परीक्षा के दिन किसी का पिताजी खत्म हो गया, मान लो की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसे कारण जो उस छात्र के नियंत्रण से बाहर हो, किसी निजी व्यक्ति का अचानक देहांत हो जाना, उसका तबीयत खराब हो जाना, परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाना, किसी ऐसे कारणों से वो फेल हुआ है, तो एक बार उसके लिए विचार किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना है, पारिवारिक संकट के कारण वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित ना हो सका हो तो छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा। लेकिन भाई साहब आता ही नहीं है, एडमिशन भर ले लिया है, 75% से कम है अटेंडेंस। दूसरा चीज आता है यहाँ सिर्फ माहौल बना के चल देता, मारपीट का, गाली गलौज का, ठीक है। तीसरा चीज ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है भैया, फेल हो रहा है और फेल लूंगा बोल रहा है, भाग यहाँ से। पास होना जरूरी है छात्रावास में प्रवेश चाहिए तो। और हमेशा याद रखना, छात्रावास में प्रवेश केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए मिलता है, सिंगल, एक साल। अगले साल मैं ये नहीं बोला कि आपको भगा दिया जाएगा, आपको क्या कराना पड़ेगा? रिन्यूअल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रिन्यूअल। छात्रावास से निष्कासन निकालना, ठीक है। अरे जो जो भी समिति डिसाइड करेगा, ठीक है, किसी भी छात्र को निष्कासित करने का अधिकार छात्रावास समिति को है या जिला अध्यक्ष को रहेगा। दूसरा याद रखना, जिला अध्यक्ष, ठीक है। छात्रावास समिति का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। पहले छात्रावास समिति का अध्यक्ष था जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। दूसरे छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन है? जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं हटाना, निष्कासित करने का अधिकार या तो पंचायत समिति है, सॉरी पंचायत बोल रहा हूं, छात्रावास समिति को है, ठीक है, या किसको है? जिला अध्यक्ष को। ये बात ढंग से याद रखना, ढंग से, ठीक। किसको किसको अपन हम वहां से भगा सकते हैं, निष्कासन। पहला व्यक्ति देखो ध्यान से, मान लीजिए कोई है 10वीं में सप्लीमेंट्री आया है और 11वीं में छात्रावास चाहिए। 10वीं में क्या गया है? सप्लीमेंट्री, और उसको प्रवेश कहाँ चाहिए? 11वीं में। तो बोलेगा भैया मेरे को अस्थायी तौर पर एडमिशन दे दे। पास होगा तो 11वीं में तो एडमिशन देगा ही, तो उसको अस्थायी हॉस्टल में एडमिशन दे देते हैं। और मान ले फिर फेल हो गया, तब तो भगाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? निष्कासित। मान लीजिए किसी का एक जन का, मान लीजिए क्या होता है 10वीं का रिजल्ट आता है, किसी एक दो जन का रिजल्ट नहीं आता, टेंशन में आ जाता है, सबका रिजल्ट है मेरा रिजल्ट नहीं है। कुछ कुछ का रिजल्ट रुक जाता है, कुछ कुछ का रिजल्ट क्या हो जाता है, किसी कारणों से रुक जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट रुक गया है तो वैसा व्यक्ति प्रवेश के लिए फॉर्म भरता है। पास हो जाएगा तो उसको प्रवेश मिल जाएगा, और नहीं पास होगा तो उसको प्रवेश से क्या किया जाएगा? वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, एसटी हॉस्टल है, भाई साहब एकदम भकाभक फॉर्म भर दिया, मैं एसटी हूँ, फलाना हूँ, ढेकाना हूँ, मेरे हॉस्टल दे दिए। लेकिन जांच करने से पता चला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं है, गलत जानकारी प्रस्तुत किया है, तो भी उसका क्या किया जा सकता है? प्रवेश निष्कासित किया जा सकता है। मतलब कोई भी एक भी अगर वो गलत गलत जानकारी देकर के हॉस्टल में एडमिशन लिया है, पता चलने पर उसको क्या कर सकते हैं? निष्कासित कर सकते हैं। आता ही नहीं है, एडमिशन भर ले लिया है, तब भी उसको निष्कासित किया जा सकता है। उसका हॉस्टल में रहना अन्य छात्रों के लिए ठीक नहीं है। चाकू धरे धरे हॉस्टल में सबको चमका रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। अनुशात्मक या हानिकारक है, छात्रावास में संचालित सामूहिक मेस में सम्मिलित ना हो। मेस हर एक हॉस्टल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मेस, जहां खाना मिलेगा, फूड। क्या मिलता है मेस में? खाना। मेस समझते हो? मेस, खाना। वो मेस में सम्मिलित नहीं हो रहा है, और मेस में सम्मिलित रहते हुए मेस फीस नहीं दे रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा, बस खाऊंगा बोल रहा है। हर महीना मेस फीस देना पड़ेगा। हर महीना क्या देना पड़ता है? मेस का फीस। सरकारी है तो कम आएगा, प्राइवेट प्राइवेट रहेगा तो 2-2 हजार फीस आता है।
12 दूनी 24, सस्ता है वो। ठीक है। हाँ, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट में 1.5-2 लाख रुपया हॉस्टल रहने खाने का। ठीक है। हाँ, 1.5-2 लाख। अभी अपना है तो सस्ता है। ये हो गया मेस फीस। पैसा ही नहीं दे रहा है तो कहां से उसको भगा दिया जाएगा। छात्रावास में निवासरत के दौरान विभिन्न द्वारा व्यक्तिगत सामग्री, अरे जितने बटा था अंबल कंबल घर में ले जाकर बेच दे रहा है, अपना ले जा रहा है। छुट्टी उट्टी में गया, तकिया वकिया चुरा लिया, इलास गिलास, उर्सी केबल टूर्सी एक आध दिन पता चल रहा है अधीक्षक नहीं है तो वो पलंग वलंग बेच दे रहा है बाहर निकाल के। ठीक, ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, वस्तुओं या तो कोई नहीं ले रहा है तो तोड़ दे रहा है, ला टंगिया बसूला बोले भका भक तोड़ रहा है पलंग वलंग को, ऐसे व्यक्तियों को भी अनुमति नहीं मिलेगा। दिन भर बैठा है बीड़ी पी रहा है, हॉस्टल में जा ही नहीं रहे पढ़ने लिखने, बीड़ी धूक रहा बस, शराब का सेवन कर रहा है, आने जाने वालों को अलग परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति। गुटखा खा खा पूरा दीवार लाल कर दिया है, दिन भर गुटखा खा रहा, भका भक इधर उधर थूक रहा है। खा मन मन कौन मना कर रहा है भैया, जाना यार डस्टबिन में दे दे बत्ती। ठीक है। संस्था में निवास छात्रावासों को अपने अपने कमरे में पता चल रहा है दिन रात पोस्टर लगाया है, ऐसा ऐसा पोस्टर लगाया कि उसके उसके दाई दादा भाग जाए देख के। ठीक है, वो दीवालों के शिकायत होने पर ये सब तरीके से उसको भगा सकते हैं। एक होता है शिष्यवृत्ति, एक होता है छात्र, दोनों एक ही चीज है, शिष्यवृत्ति या छात्रवृत्ति। ठीक है, स्कूलों में ये 10 महीने के लिए मिलेगा, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैट्रिक प्री मैट्रिक में कितना मिलेगा, ये 10 महीने का मिलेगा, और बड़े बड़े के लिए ये 12 महीना मिलेगा, जो साल भर चालू रहता है उसके लिए कब मिलेगा, 12 महीने। छात्रावास में प्रवेश छात्रों में शिष्यवृत्ति या छात्रवृत्ति दर, छात्रवृत्ति भुगतान की निम्नानुसार पात्र होंगे। किनको किनको मिलेगा, पहला प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास आश्रमों में प्रवेश सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, प्री मैट्रिक की बात कर रहा हूं, के लिए शासन समय समय पर निर्धारित दर से 10 महीने के लिए शिष्यवृत्ति पात्रता केवल अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही होगा। प्री मैट्रिक के केस में 10 महीना, पोस्ट मैट्रिक के केस में भी 10 महीना। ठीक है, ध्यान रखना है। स्कूल वाले में 10 ही महीना तो लगता है, स्कूल कितने महीने लगते हैं, वो 10 महीना आपको क्या करता है, सरकार छात्रवृत्ति देता है। क्वेश्चन पूछेगा छात्रवृत्ति क्यों देता है, मेस का पैसा पटाने के लिए, ना कि घर भेजने के लिए। ठीक है, घर से और मंगाना पड़ता है हॉस्टल वास्टल में रहोगे तो, लेकिन गोल्डन लाइफ होते हैं, सही से रहोगे तो यहीं पर आदमी जीवन जीना सीख जाता है जब उसके साथ कोई नहीं होता। ठीक है, जीवन का 10-12 साल में हॉस्टल में गुजारा हूँ, हॉस्टल वार्डन भी था मैं अपने कॉलेज में। ठीक, हॉस्टल वार्डन। ठीक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक नियमावली पाठ्यक्रम अनुसार छात्रावास दर से छात्रवृत्ति की प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इस छात्रावास में प्रवेशित मेस सम्मिलित विद्यार्थियों को छात्र भोजन सहाय योजना का भी पात्रता मिलता है। छोड़ दे, एक योजना है विद्यार्थियों को छात्र भोजन सहाय योजना, बस नाम जाना भी, छात्र सहाय भोजन योजना की भी पात्रता होती है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों के लिए 10 महीना। विशिष्ट संस्थानों के लिए संलग्न छात्रावासों को शिष्यवृत्ति का भुगतान संस्थाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित दर पर होगा। सबको एक फिक्स होता है अमाउंट, कितना देना है, छठवीं वाले कितना देना है, 7वीं को कितना देना है, 8वीं को कितना देना है, ये सब फिक्स होता है। ठीक है, कंडिका 1, 2, 3 के अनुसार देश शिष्यवृत्ति छात्रवृत्तियों के मुख्य उपयोग, ये देखो, ये तेरे को याद रखना है, कंडिका 1, 2, 3 और ये कंडिका 4 है, ये ऐसी याद रखना है इसको, कंडिका 1, 2, 3 और 4। कंडिका 1, 2, 3 में बोला गया है जिसको भी छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति मिलेगा उसका वो मेन यूज करेगा मेस का पैसा देने में। कंडिका 1, 2, 3 में बोला गया है जो भी उसको छात्रवृत्ति के रूप में पैसा मिलेगा, ठीक है, 600 रुपया मिला, 500 रुपया मिला, जो भी मिला, तो उसका पहला प्राथमिकता होगा, पहला काम होगा कि वो मेस का पैसा पटाएगा। 400, मान लीजिए 600 रुपया मिला, मेस का खर्चा आया उस महीने का 400, तो उसका पहला काम है 400 रुपया देना। कंडिका 4 ध्यान से सुन, अब अगर इसके बाद पैसा बच जाएगा तब क्या लेगा, ऐसा तो नहीं कुछ भी आ जाएगा, तेल
साबुन, अपने गैजेट्स लेगा। अन्य उपयोगी चीजों में जिसमें तेल, यही सब साबुन, ये सब चीजें आएगी। ठीक है, खाने का क्यों लेगा, खाना तो वहां मिलता है। तेल हो गया, तेल हो गया, पेन हो गया, फलाना हो गया, कापी हो गया, चिपकाने को हो गया, फेविक, अब इन चीजों में गैजेट्स में खर्चा करेगा। कंडिका 1 2 3 बोला, पहले पैसा पटाएगा मेस का। कंडिका 1 2 3 क्या बोल रहा है, किसका पैसा पटाएगा, मेस का पैसा पटाएगा। कंडिका 4 में बचा है, अगर पैसा बच जाएगा तब कहाँ यूज करेगा, उसका अन्य संसाधनों में। ठीक है, ये दे जूता मोजा, गणवेश, सेक्टर, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इसमें। कंडिका 4 के अनुसार मेस फीस की राशि छात्र सहित मेस संचालक समिति के पास प्रति महीना जमा करना पड़ता है। तेरे काम का नहीं है, पैसा हर महीना जमा करना पड़ेगा, या तो अधीक्षक के पास, या मेस का कुछ संचालन करता है, मेस मैनेजर होता है। मेस का एक मैनेजर होता है जिसका नाम क्या है, मेस मैनेजर। कभी 7वीं क्लास का एक लड़का, देखो मान लीजिए वहां पर 12वीं तक के बच्चे हैं, 12वीं से लेकर 9वीं से लेकर के 12वीं तक, तो 12वीं वाला अध्यक्ष, तो ऐसे 3 4 अलग अलग क्लास से एक एक बच्चे को उठा के मेस मैनेजर बना देंगे, 4 लोगों को मेस मैनेजर बना दिए। मतलब उस महीने का जो भी मेस का दिमाग, जो भी चीज आएगा, लाना ले जाना, पूरा मेस चलाना उन 4 लोगों का। ठीक है, मैं मेस मैनेजर था, समझ में आया, कई मतलब जब पढ़ता था तो मैं भी मेस मैनेजर कई बार बना। ठीक है, हाँ वो हमारे समय में सरकारी हॉस्टल। ठीक है, तो सब रोज पत्ता गोभी और सोयाबीन का बरी, सुबह सोयाबीन और शाम को पत्ता गोभी, इतना वही सस्ता था। और आखिरी एक दिन पूरा पाप धोते हैं, उसको बोलते हैं फीस्ट। क्या बोलते हैं, 31 तारीख को या 1 तारीख को, 31 तारीख को, किसी भी दिन, किसी महीने का अंतिम जो तारीख पड़ता है उस दिन होता था फीस्ट। उस दिन क्या बनता था, खीर, पूड़ी, समझ में आ रहा है, मिठाई मिठाई ला लुआ के एकदम एक दिन खा खुद कर दो लड़का लोग को। और बाकी 30 दिन का खाए बेचारा लोग, कभी वो उ, उ, चना, वो वाला घोड़ा वाला चना, काबुली चना बोलते, क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, देसी चना, देसी चना, खैरी चना, खैरी चना। कौन सा चना, खैरी चना, ये कवा दिए, उसी को पका दिए थोड़ा सा आलू डाल के। आ, आलू से नफरत हो गया था मेरे को, समझ में आया, आलू से क्या हो गया था, आलू देखता था तो समोसा से आलू निकाल के फेंक देता था। ठीक है, बाहर बाहर को खाता था, इतना नफरत से हो गया था, किससे, आलू से। ठीक है, कभी कभी क्या बताएं, घर से अचार ले गए थे, वही जीवन था। और अचानक 1 महीना बाद घर आ गए कहीं, उस दिन अकेले आधा खाना खा दूंगा, इतना कई दिन से खाए नहीं टाइप का। ये है मेस का जीवन। ठीक है, ये है मेस मैनेजर। तो हर साल, हर महीना, या तो आप क्या कर दीजिए, अधीक्षक के पास जाके पैसा पटा दो, या किसके पास चला पैसा पटा दो, मेस का जो संचालन कर रहा है। किसी भी अवस्था में छात्रावास के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्ति से अधिक ना होगी। अरे किसी के लिए ज्यादा कम नहीं होगा। जिला अध्यक्ष जिले की स्थिति अनेक छात्रों के स्थानों में समायोजन करने के लिए इस आधार पर सक्षम किया जाएगा कि स्वीकृति संपूर्ण स्थानों पे संख्या स्थानों के न राज्य हेतु कुल स्वीकृत शिष्ट में सीमा में इस प्रकार का समायोजन करने के विवाद सक्षम होगा। कुछ कुछ पैसा बढ़ा, अरे ये इसका एक लाइन बता रहा हूँ, पैसा कितना होगा ये अधिकारी तय करेंगे, कितना देना है। समय में इसके साथ बदलाव होते जाएगा, इस साल इतना है, 2 साल बाद बढ़ेगा, लेकिन 3 साल बाद बढ़ेगा, कभी के कम नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी। चल आगे चल, अन्य सुविधाएं, अन्य सुविधाएं में भाई गद्दा तकिया, अरे मिलता है ना, जैसे तू प्रवेश करेगा तेरे को एक ठो बाल्टी देगा, एक ठो मग्गा देगा, ये तेरा बाल्टी तेरा मग्गा, पैसा तेरे से ले लेगा उसका। लेकिन सरकारी में कुछ कुछ जगह नहीं लेता, एक ठो स्टील का गिलास देगा, बेडशीट देगा, गद्दा देगा, तकिया देगा। ठीक है, उसके साथ साथ मच्छरदानी देगा, एक ठो तखत देगा, टेबल देगा, कुर्सी देगा, अलमारी देगा, सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा आपको। ठीक है, यही है अन्य सुविधाएं। ठीक है, ट्यूबलाइट होगा, पंखा, ट्यूबलाइट कैसे देगा, ट्यूबलाइट भी देगा, पंखा भी देगा, चौक भी देगा, स्टार्टर भी देगा, तेरे नाम से बुक रहेगा, रूम नंबर फलाना। अगर तेरा रूम पार्टनर रहेगा तो दोनों का नाम वहां एंट्री रहेगा, रूम नंबर, यहाँ पर जो भी चीज, ये एक बार लगा दिया मैं, अब ये बिगड़ा तू लगाएगा, कौन बिगाड़ा, तू बिगाड़ा। ठीक है, चलिए, ये याद रखना है तुमको जो बता रहा हूँ, अन्य विधियां। अच्छा, ये एक मिनट, ये वाला याद रखना है, जो सुविधाएं हैं।
क्या क्या रहता है? चादर और तकिया, तकिया का कवर, चादर और तकिया कवर 1 वर्ष के लिए मिलेगा। अगले साल फिर तेरा अगर रिन्यूअल हुआ तो फिर तेरे को एक ठो क्या देगा? चादर और एक तकिया कवर। तकिया नहीं देगा, ऑलरेडी वहां तकिया कवर, ठीक है। तकिया भी देगा, कंबल भी देगा। ये कितने महीने, कितने साल के लिए देगा? ये मैच द कॉलम में आएगा क्वेश्चन, फलाना फलाना कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या क्या पढ़ना पड़ रहा देख रहा है, ठीक है। गद्दे, गद्दा भी देगा, तकिया भी देगा, कंबल भी देगा, थाली दे, कितने साल के लिए देगा इसको गद्दा को? हाँ, गिलास, इसको ये थोड़ा सा ना कुछ होगा और देखना यहाँ पर कुछ और आएगा, ठीक है। ओ, आए, क्या होता है? गद्दा ही है, हाँ ठीक है, मेरे को नहीं मालूम है। थाली देगा, गिलास देगा, कटोरी देगा, स्टील का रहेगा, 5 साल चलेगा। पलंग देगा लोहे वाला, या लोहे के जगह आजकल लकड़ी का तख्ता देता है, ठीक है। कुर्सी देगा, मेज देगा, कितने साल के लिए? 7 साल। उसको क्या करना है वो जाने, उसका काम जाने। अरे भाई कुर्सी टेबल सालों साल चलते हैं, ठीक है। दाल रखने के लिए दाल पात्र देगा, लोटा देगा, बाल्टी देगा, टंकी, तवा, परात, कढ़ाई, ये सब 7 साल के लिए ये सारी सुविधाएं देगा, ठीक है। तेरे का एक ही काम है, छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति मिलेगा तो क्या पटाना है? मेस का पैसा समय से पटाना है, ठीक। अच्छा एक और है, संचालक आयुक्त आदिम जाति तथा सूचना जनजाति विकास विभाग के नियंत्रण सक्षम अधिकारी असम। अगर मान लीजिए इसको कोई चीज और एक्स्ट्रा देना है तो ये अधिकार किसके पास है? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। और बढ़ा सकता है इन चीजों में, अगर खेलकूद की भी सामग्रियां इशू करा सकते हैं, ये सारी सुविधाएं होती है, ठीक है। ये अभी ये इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, इसलिए मैं तेरे को बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ये इसमें बोल रहा हूँ, इसमें बस तेरे को पढ़ना है, ठीक है। केवल एक लाइन पढ़ना, प्रत्येक संस्था में विद्यार्थियों की संख्या आबलिक आयु एवं लिंग के अनुरूप दैनिक समाचार पत्र, मानसिक शैक्षणिक पत्रिकाओं की व्यवस्था किया जाएगा। ये सारा चीज सुविधाएं देगा, न्यूज़पेपर आएगा पर डे, वहाँ पेपर आएगा, पेपर बढ़िया बैठ के आप पढ़ सकते हैं, पोर्च में सब रहता है। ये इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना क्या पढ़ा रहा हूं। सामान्य विधियां, संभागीय जिला तहसील एवं तहसील स्तर के नीचे के छात्रावासों में एक ही प्रकार का भोजनालय होगा। अरे सबके लिए, जिसको अपन मेस कहते हैं, भोजनालय में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अपनी शिष्यवृत्ति की राशि को भोजनालय भार में भुगतान करना होगा। इन छात्रों को शिष्यवृत्ति प्राप्त ना हो उनको अपने स्वयं के पैसे को देना पड़ेगा। कोई जनरल का बच्चा है, हॉस्टल मिल गया, कैसे मिला? क्योंकि 90% आरक्षण था, 10% सीट खाली था, दे दिए। लेकिन अब उसको मेस का पैसा तो छात्रवृत्ति तो मिलेगा नहीं, तो वो अपने जेब से उसका क्या करेगा? भुगतान करेगा। शिष्यवृत्ति की अवधि में अंतर अवकाश आ जाने की अवस्था में पूर्व शिष्यवृत्ति अवकाश काल में स्वीकार्य होगी यदि छात्र संस्था के खुलने के 7 दिन के अंदर पुनः छात्रावास में उपस्थित हो जाता है। देखिए मिलने का डेट था 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, अगला आया नहीं, कोई बच्चा अनुपस्थित है भी, 1 से 5 तक क्या है वहां पर अनुपस्थित है, लेकिन उसको भैया वृत्ति लेगा या शिष्यवृत्ति लेगा तभी तो मेस का पैसा देगा। लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो 7 दिन के भीतर, 7 दिन के अंदर पुनः छात्रावास में उपस्थित हो जाता है तो वो शिष्यवृत्ति के लिए हकदार होगा, उसको मिल जाएगा। कितने दिन के भीतर? लेकिन 7 दिन के भीतर, ठीक है। ये जो 7 दिन तक वो गायब था, इस अवकाश को बोला जाता है अंतर्वर्ती अवकाश। ये क्वेश्चन पूछेगा, अंतर्वर्ती अवकाश कितने दिन का होता है? अंतर्वर्ती अवकाश कितने दिन का होता है ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा आकस्मिक, आकस्मिक अवकाश कितने दिन का होता है। पूछेगा स्वास्थ्य अवकाश कितने दिन का होता है? 30। अंतर्वर्ती अवकाश 7 दिन का, मतलब देख दिवाली पड़ा, 7 दिन के लिए छुट्टी मिला, वो कैसा अवकाश है? सब जाएंगे, तू का अकेला जाएगा, होली पड़ा 7 दिन के लिए सब गायब, उस अवकाश को क्या बोलते हैं?
अंतर्वर्ती, ठीक है, अंतर्वर्ती अवकाश। लेकिन तेरे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, तेरे घर में किसी की शादी है, तेरे नाना नहीं रहे, अरे भाई होता है ना कि हम कोई गोली खा के आया, तेरा नाना नहीं जाएगा, या मेरा नाना कोई गोली खा के आया था, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, 10 दिन का आकस्मिक इमरजेंसी के केस में, ठीक, 30 दिन का मिलेगा मेडिकल, 30 दिन मेडिकल अवकाश स्वीकार्य है। मतलब देख 7 दिन का अवकाश हुआ तो आपको उतने दिन का पैसा नहीं देना है। 10 दिन के लिए तू गया है, बाकी सब दबा खा रहे हैं, आप 10 दिन का मेरे क्यों, तुमको नहीं देना है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मान लीजिए, मान लो बता रहा हूँ, 1 महीना के लिए किसी का तबीयत खराब हो तेरे घर में, तेरा तू चल दिया, आ रहा है तो महीना भर तक खाए नहीं हो, पैसा कहाँ दो मैं, तो वो तेरे को नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आया, ये बोल रहा है। लेकिन वो छात्रवृत्ति का हकदार होगा, शिष्यवृत्ति का हकदार होगा, क्योंकि बकायदा वो बका के जा रहा है। 7 दिन के लिए तुम लगाए हो छुट्टी, भाई मैं नहीं जाना चाह रहा था, 10 दिन के लिए तो आकस्मिक अवकाश ले ही सकता हूं मैं, और 30 दिन का मेडिकल लीव भी मिलता है। इस समय उसको पैसा मिलेगा, लेकिन मेस का पैसा वो नहीं देगा, इसमें छूट मिलेगा। चलिए, क्योंकि वो बता के जा रहा है, विशेष परिस्थितियों में जिला अध्यक्ष द्वारा, किसके द्वारा, जिला अध्यक्ष द्वारा अधिक अनुपस्थिति क्षमा की जा सकती है। मान लीजिए पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन हम तो 30 दिन का छुट्टी बोले थे, 4 महीने बाद आया कोई, पैरालाइज हो गया तो कहां से आ जाता, उड़ के आ जाता क्या, 4 महीने बाद आया, अब उसको बोले 1 महीने का तो दे दिया भाई लीगल, 3 महीने का पैसा दे, 4 महीने का छात्रवृत्ति अलग लेगा, 1 रुपया नहीं देगा, किसके पास चल देगा वो, माई बाप, बोले यस चाहो। छात्र हित में ही ज्यादा डिसीजन आते हैं, नैतिक मूल्यों को ध्यान रखा जाता है, मॉरल वैल्यूज अंग्रेज, ठीक है, नैतिक मूल्य उनको ध्यान रखते हुए छात्रों के हित में क्या कर दिया जाता है, डिसीजन दे दिया जाता है। शासकीय अवकाशों के दिनों में शिष्यवृत्ति पाने के योग्य होंगे, जितना भी सरकारी अवकाश है उस दिन का भी छात्रवृत्ति मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, अन्य प्रकार के अनुपस्थिति रहने पर छात्र वृत्ति पाने से वंचित हो जाएगा। अब तो बिना बताया गया भाई, लाड साहब है, लाड साहब है, किसी को बताया ही नहीं, चल दिया है, आ रहा है कितने दिन बाद, 15 दिन बाद, बोले मेरे को स्कॉलर दे, नहीं मिलेगा, ठीक है। छात्रावास आश्रमों में प्रवेश विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता होती है, चलो ठीक है। विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभाग अध्यक्ष व जिला कार्यालयों के आश्रमों में कंडिका 17(1) के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था किया जाएगा, ये आपको और सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। एक याद रखना, निगरानी, निगरानी एक समिति होगी जिसका काम होगा निगरानी रखना, निगरानी का मतलब देख रेख, ठीक है। मेन्यू का पालन किया जाएगा, मैं तो बोलोगे तो मेन्यू भी भेज दूंगा, किस दिन क्या बनेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे मेन्यू रहेगा, नाश्ता का अलग मेन्यू, दोपहर के खाने का अलग, रात के खाने, ये मेन्यू होता है। तो मेन्यू का पालन किया जाएगा, मेन्यू का निर्धारण बाबत समय समय पर निर्देश जारी किया जाएगा, सामग्रियों के बदलाव की अवधि निर्धारित रहेगी। एक जैसे मैं बता जो भी था, प्राण छूट जाएगा, तो इसको क्या करना रहता है, निर्धारित समय पर उसको क्या करते रहता है, चेंजेस लाते रहना पड़ेगा। ये निगरानी समिति काम है कि तू बुधवार को बोला था आज वो बनेगा, वो बना है कि नहीं, संडे को बोला अच्छा खाना दूंगा, कम से कम संडे दिया है कि नहीं, तो ये समय समय पर क्या होते रहता है, निगरानी होते रहता है, ठीक है। लेकिन आज तू निगरानी करेगा तो कल तू भी मेस मैनेजर बनेगा, अगला भी देखेगा, ठीक है। आ जाइए, कुछ ऑब्जेक्टिव जो पढ़े हो उससे संबंधित कोशिश करो बनाने का, अब जो पढ़ा उसी से संबंधित है, कोशिश, अब पेपर में तो ये आएगा, पेपर में तो ये आएगा, वो तो नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, छात्रावास आश्रम का तात्पर्य है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित वह गृह जिसे कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास से है। आदिम जाति अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित गृह कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास से संबंधित है। आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला या विशिष्ट संस्थानों के साथ संलग्न छात्रावास है, या इनमें से सभी। छात्रावास की परिभाषा, इनमें से सभी, इनमें से सभी, बताया ना, बहुत सारा आंसर यही आएगा, इनमें से सभी। दूसरा, छात्रावास की श्रेणियों में शामिल नहीं है। अब एक ध्यान से सुन, ओए तू,
कौन सा एक छात्रावास नहीं पढ़े हैं अपन? पहला अनुसूचित जाति छात्रावास, एसटी छात्रावास पढ़े हैं। अनुसूचित जनजाति वो है एसटी, ये है एससी। एससी छात्रावास पढ़े हैं, एसटी छात्रावास पढ़े हैं, ओबीसी छात्रावास पढ़े हैं क्या अपन? ये बता, तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर, तो कौन सा आएगा इसमें से? नहीं है बोल रहे तो थर्ड जेंडर, इसके लिए कोई छात्रावास का व्यवस्था नहीं है। चलिए तू सुन अब ध्यान से देख क्वेश्चन। छात्रावास में प्रवेश हेतु कितने प्रतिशत सीट उस वर्ग के लिए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच कोई बोले नहीं होगा, जिसके तहत छात्रावास संचालित है। अगर एसटी छात्रावास है तो एसटी के लोगों को कितना परसेंट छूट मिलता है? 90%। कितना परसेंट? बस ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। 90%। आदिवासी विकास खंड, पीछे वाली तू सुन अब, कैसा, कौन सा विकास खंड? छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85। कितनी है? 85 के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तू बता, इधर पढ़ ले। किसी को कोई डाउट? अनुसूचित जनजाति छात्रावास का जो समिति बनेगा उसका अध्यक्ष होगा जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। वही क्या होता है? शिक्षा समिति का, देखो ध्यान से, शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। या सीधा सीधा लिखते जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, ये भी लिखोगे चलेगा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, आंसर यही आएगा। चलिए बाजू वाली, सामान्य विकास खंड के लिए अगर ये नहीं है और ये है तो वहां पर अध्यक्ष कौन होगा? आए ए जिला कलेक्टर, सीधा सीधा जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक, वेरी गुड। बाजू वाली, छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए निवास स्थान से कितने किलोमीटर परिधि में शैक्षणिक संस्थान न होने पर प्रमाण पत्र जारी करेगा पंच या सरपंच? शैक्षणिक संस्था, स्कूलों की बात कर रहा है, देखो ध्यान से। छात्रावास में पहली बार प्रवेश पाने के लिए, पहली बार प्रवेश मिलेगा छात्रावास में 6वीं क्लास में। पहली बार में छात्रावास में प्रवेश कब मिलेगा? 6वीं क्लास में। ठीक है, तो आपके कितने रेडियस में स्कूल नहीं होना चाहिए? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? यही सब क्वेश्चन है भैया, तेरे से चालू। ये चलिए बता, संभाग, जिला, तहसील स्तर के छात्रावास में किन छात्रावासों को प्रवेश दिया जाता है? ध्यान से सुन, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन, उच्च शिक्षा मतलब, दूसरा देख, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्तर से उच्च शिक्षा, उच्च माध्यमिक से 8वीं, उच्च माध्यमिक मतलब 9वीं से 12वीं से लेकर के उच्च शिक्षा, ये ग्रेजुएशन हो गया। या उच्चतर माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षा 11वीं 12वीं से लेकर के माध्यमिक स्तर, यहां पर 6वीं में किसको प्रवेश मिलेगा? लड़कों को। और लड़कियों को? आंसर क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि वो भी छात्र छात्राएं हैं। तो प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक, ठीक है, आपको छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। इधर देखो 8वां क्वेश्चन, तहसील एवं तहसील के नीचे के छात्रावासों में प्राथमिक स्तर के छात्रावास को प्रवेश देने के लिए किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है? किससे पहले पूछोगे कि प्रवेश दिया जाए कि नहीं दिया जाए? जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विधायक या विभागाध्यक्ष? कि जिला शिक्षा अधिकारी। तहसील एवं तहसील के नीचे, तहसील एवं तहसील के नीचे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां था क्या? 8वां था। ठीक है, 8वां का डी, 8वां का डी, उस विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, 8वां का डी, विभागाध्यक्ष। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष होगा। ठीक है, आदिम जाति कल्याण विभाग का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। ठीक है ना, याद रखना है, उस विभाग का जो अध्यक्ष। जिला स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु
छात्र को विगत परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, ये नहीं पढ़ाए लेकिन इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर में 55%, जिला स्तर में 55%, विकास खंड स्तर में 50% अंक लाने पर आपको री एडमिशन मिलेगा। री एडमिशन चाहिए तो जिला स्तर में 55% और संभाग स्तर पर, ठीक। विगत वर्षों में प्रवेशित छात्रों को निम्न आधार पर प्रवेश की आज्ञा नहीं होगी। पहला, उस फेल हो गया हो, सही है। साला में छात्रावास में 75% से कम उपस्थित रहा हो, एकदम सही बोल रहा है। आचरण उत्तम ना हो, ये भी सही है। आंसर आ जाएगा उपरोक्त। ये तीनों कंडीशन में आपको अनुमति नहीं मिलेगा प्रवेश का। नेक्स्ट, छात्रावास में प्रवेशित छात्र को शिष्यवृत्ति कितने महीने के लिए दिया? केवल और केवल, ओके। वर्तमान में प्रति छात्र कौशल मनी, कौन सा मनी? कौशल मनी कितनी दी जाती है? वर्तमान में प्रति छात्र कौशल मनी का मतलब होता है आपको कहीं पर प्रवेश करना है तो आपको पहले से एडवांस पेमेंट ले लेगा आपसे कि आप कोई फलाना सामान तोड़ोगे तो नहीं, फलाना नहीं करोगे तो आपको कौशल मनी जमा करना पड़ता है। जब आप एकदम साबुत निकल जाओगे, आपने कुछ नहीं किया रहेगा, तो वो पैसा वापस हो जाता है। ठीक है, इसका कोई प्रावधान नहीं है वर्तमान में, इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। कौशल मनी का मतलब समझ में आया? जब आपको प्रवेश देगा तो बोलेगा आप 1000 रुपया जमा कर दो, ये क्या है? कौशल मनी। ठीक है। छात्रावास में प्रदाय की जाने वाली स्थायी सामग्रियों में किसकी एक की अवधि सुमेलित नहीं है? अब जितना मैं पढ़ाया था उनमें कोई एक ठोक अनमैच है। जैसे चादर, तकिया, कवर 1 साल, ठीक है। ये तकिया एवं कंबल 3 साल आए, ठीक है। ये गद्दा, यही गलत है। गद्दा कितने साल के लिए है? तो आंसर आ जाएगा सी। थाली, गिलास, कटोरी 5 साल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आ रहा है? ओके। छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए आकस्मिक अवसर, देखो, हाँ, इमरजेंसी लीव, लोल है तू। आकस्मिक अवसर, आकाश कितने दिन? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। 7 दिन वाले का क्या नाम है? आए ठीक। इंग्लिश में क्यों भेजा पीडीएफ? हम मैं तो भेजा, लेकिन छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए देखो, अगर उसका स्वास्थ्य खराब है, मेडिकल लीव चाहिए, तो कितने दिन? दिन। महाविद्यालय छात्रों के लिए उनके निवास स्थान से कितने किलोमीटर की परिधि में, ठीक है, चल, छात्रा है तो, और छात्र रहेगा तो, ये छात्रा है। क्या ये छात्रा है? अरे क्यों बोल रहा हूं मैं? 17 का ए होगा आंसर, देखना डी है। रुक ना भाई, देख लेते हैं ना क्वेश्चन। अगर लड़का है, हाँ, आए, कितने किलोमीटर परिधि में कोई भी उच्चतर, अच्छा, संस्थान नहीं बस, कोई भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12-15 दोनों गलत है, ठीक है, सी और डी। तो इसको होना चाहिए, नहीं को काट दो, तो 2 आंसर है, एक 8 और एक। छात्रा है तो आंसर आएगा 5, और छात्र है तो आंसर आएगा लड़कों के लिए है, ठीक। ये है छात्राओं का बात किया है। अब तो एकदम कंफर्म आंसर कितना आएगा? 5 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर? 5 किलोमीटर। छात्रावास से निष्कासन का आधार क्या होना चाहिए? कैसे निकाल सकता है आपको? किस बेस पर आपको हॉस्टल से निकाल सकता है? पहला देखो क्या बोलता है, छात्र ने अंतःकालीन प्रवेश लिया था, इनिशियली प्रवेश लिया, बताया सप्लीमेंट्री आ जाता है। अंतःकालीन प्रवेश के 1 माह के भीतर किसी स्थानीय शैक्षणिक संस्थान में अगर उसका एडमिशन नहीं हो तो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। 1 महीने के भीतर, अपने इनिशियली उसको प्रवेश दे दिया, 1 महीना,
डेट भी याद रखना, 1 महीने के भीतर अगर उसको किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उसको छात्रावास से भगा दिया जाएगा। दूसरा, छात्र नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं रह रहा तो भी भगा देंगे उसको। छात्र की उपस्थिति छात्रावास के अन्य छात्रों के लिए ठीक नहीं है तो भी भगा देंगे उसको। आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सभी शिष्यवृत्ति की अवधि के अंतर्वर्ती अवकाश 7 दिन, अंतर्वर्ती अवकाश, आकस्मिक अवकाश, ठीक है। अगर उसको 30 दिन से ज्यादा अवकाश चाहिए तब किससे? यस, जिला अध्यक्ष से। किसे लेना पड़ेगा? यस, ये आंसर की भी भेज दिया हूं, यहां तक का सारा चीज आपके पास में आ गया है। जाओ।